प्रिया रसोई में खड़ी कुछ नया चटपटा बना रही थी और वो खुद को कोई मास्टर शेफ समझ रही थी। तभी लिविंग रूम से उसके मम्मी पापा के झगड़ने की आवाज आई। अरे वो रिमोट कहाँ है, बताओ ना। मैं रिमोट का रखवाला हूँ क्या, खुद ढूंढो। खुद ढूंढो? तुम्हें ले गए थे ना कल रात क्रिकेट देखने। ले गए हो मतलब क्या, बाहर घुमाने ले गया था? अरे मैंने वापस रख दिया था, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। मेरी आंखें? पिछले हफ्ते तुमने चाबी फ्रिज में रख दी थी, वो मेरी आंखों का कसूर था ना। शोर बढ़ने लगा और प्रिया के कान खड़े हो गए। उसने झट से गैस बंद की और अपना पकवान प्लेट में सजाकर बाहर निकल आई। रुकिए रुकिए रुकिए, बस आप लोगों को लड़ने का बहाना चाहिए। पहले ये खाइए फिर लड़िएगा, मेरा नया एक्सपेरिमेंट। अरे ये क्या बनाया है, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। दोनों ने दूसरा निवाला लिया, फिर तीसरा। बीच में किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ प्लेट खाली होती गई। देखिए, आप दोनों अपनी लड़ाई पूरी तरह भूल गए ना। जरा ध्यान दीजिए, अब न किसी को रिमोट याद है, ना चाबी न फ्रिज। अरे ये तो सच में। अब इस चटपटे खाने के आगे कोई लड़ाई कैसे याद रखे। वैसे ये है क्या, आलू के चिप्स जैसा लग रहा है। नहीं, अरबी की स्लाइसेस करके उसमें स्पेशल मसाला डालकर फ्राई किया है। तीनों हंसने लगे। प्रिया के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन माला बोली, प्रिया प्रिया सुन बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा। हाँ बेटा, सच में। लड़की का नाम राजन है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, कमाता है, घर बार भी बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। अरे मम्मी पापा, शादी वादी की क्या जल्दी पड़ी है, बाद में सोचेंगे। बाद में क्या बचेगा बेटा, अच्छे रिश्ते रुके नहीं रहते, एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। बेटा अब मजाक मत कर, सुन हमारी बात। तूने शादी तो करनी है, ये लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कर ले शादी, हमें तेरी खुशी चाहिए बस। प्रिया ने सोचा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर पिता की तरफ, और उसने हाँ कर दी। बस फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो गई। कभी रिश्तेदार आते, कभी ज्वेलरी देखने, कभी कपड़ों की शॉपिंग। महीने 2 महीने में ही बारात आ गई। तो अब देखते हैं नया मैदान। मैंने सुना है आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो आदमी तो छोड़ो यार, मैं तो पूरे घर के पेट जीत लूंगी। शादी के पहले कुछ पहली रसोई का समय आया। हाय राम, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाऊं कि सबके दिल खुश हो जाए। कोई ऐसा चटपटा कमाल, कोई ऐसा धमाकेदार एक्सपेरिमेंट। अरे सोचने जैसे क्या बात है, हमारे यहाँ कुछ सोचा नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, सब तय है। चुपचाप पनीर के कोफ्ते बना लो, वो सबको पसंद है, कोई उठपटांग चीज नहीं, समझी? मगर मैं बस पनीर के कोफ्ते, और हाँ देख लेना नमक कम मत रख देना। चलो अब काम करो। रामकली ने मुंह घुमाया और बाहर चली गई। प्रिया के मुंह से कुछ निकलना चाहता था पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप पनीर के कोफ्ते बना दिए, जैसा कहा था वैसा किया। वो क्या बनाया बहू ने, लाजवाब, मुबारक हो। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है, ये तो कोई शेफ लगती है। अच्छा बना, ठीक है। सबको बहुत पसंद आया, सबने तारीफ की, लेकिन प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह कमरे में नहीं आई थी। प्रिया ने सोचा, क्यों ना सबके लिए कुछ हेल्दी बनाया जाए। ग्रीन टी, बिल्कुल परफेक्ट, ताजा, हल्का और सेहतमंद। उसने बड़े प्यार से पानी गर्म किया, अदरक कद्दूकस किया, इलायची डाली, थोड़ा सा शहद, फिर हरी चाय की पत्तियां डालकर 1 मिनट उबाला, छान लिया, कप सजाया, ट्रे पर सजाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग सबको, लीजिए आज के लिए मेरी तरफ से ताजी ग्रीन टी, बिल्कुल हेल्दी भी है और बहुत हल्की भी है, ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में आ गया। सबने प्रिया की तरफ देखा, फिर ट्रे की तरफ, फिर कप की तरफ, जैसे कोई जहाज किसी दूसरे ग्रह से उतर आया हो। सन्नाटा इतना भारी था कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। ये क्या आफत ले आए बेटे? ये क्या है प्रिया? हमारे यहाँ दूध वाली चाय पी जाती है, सुबह की चाय, और वो भी गाढ़ी। क्या ये? हम पानी भरा पी रहे हैं क्या भाई? इसमें तो दूध है ही नहीं, पानी पी रहे हैं क्या हम? हमारे यहाँ सुबह की चाय, वो भी मलाईदार, वो भी देसी घी वाली। ये क्या पीला सा पानी बना दिया बेटा, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया लगता है। भाभी ये तो दवाई जैसी लग रही है, कड़वी लगेगी। हम बीमार नहीं है कि दवाई पिए, कोई चाय दो भाई। प्रिया के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। वो सोचने लगी, मैंने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी? ग्रीन टी तो सिर्फ एक पेय है, मैंने सबके लिए प्यार से बनाई थी, इतना बवाल क्यों? मैंने तो बस सबके लिए कुछ हेल्दी और हल्का सोचा।
पिछले दिनों बहुत मसालेदार खाना हो गया था तो। हमें हेल्दी नहीं चाहिए, हमें स्वाद चाहिए। हमें चाहिए वही चाय जो इस घर में 40 साल से पी जा रही है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा यहाँ, एक भी नहीं। ये तुम्हारा पिछला घर नहीं है जो मन में आया बनाती रहो। प्रिया तुम बस घर का रिवाज समझ लो। यहाँ सुबह में दूध की चाय बनती है, दूध की, अंदर मलाई, चीनी कम, बस यही फॉर्मूला है, इसे बदलो मत। प्रिया कुछ नहीं बोल पाई, वो वहीं खड़ी रही मूर्ति की तरह। तभी रामकली उठी, उसकी आंखों में आग थी। वो सीधे किचन में घुसी जैसे कोई सिपाही युद्ध भूमि में घुसता है। उसने फ्रिज के पास से ग्रीन टी का डिब्बा उठाया पूरे जोर से। देख ले बेटा, अच्छी तरह देख ले, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। आज के बाद इस घर में ग्रीन टी नाम की चीज नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। आया समझ में? बेकार के हेल्दी वेल्दी के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तो बस की बात नहीं अब। और फिर क्या हुआ? रामकली ने डिब्बा उठाकर जोर से घर के बाहर फेंक दिया। अरे 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 ना करो, काम पाला, ज्यादा दिमाग ना लगाया कर। ग्रीन टी वाला मामला थमा नहीं था कि दोपहर आ गई। प्रिया ने सोचा चलो कुछ तो अच्छा करूं, सबके चेहरे पर मुस्कान ले आऊं। उसे किचन में जाकर मिक्स दाल बनाने का मन बनाया। चना, मसूर, मूंग, तूर सब डालकर प्रेशर चढ़ा दिया। खुशबू पूरे घर में फैलने लगी थी। मम्मी जी आज मैंने मिक्स दाल बनाई है, 4 तरह की दालें डाली है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है और पौष्टिक भी। रुक जा बेटा, रुक जा, क्या बोल रही है? मिक्स दाल? हमारे यहाँ सिर्फ अरहर की दाल बनती है, सिर्फ अरहर की, बस कोई मिक्स वेज नहीं। पर मम्मी जी मिक्स दाल का फायदा होता है, एक से ज्यादा दालें खाने से प्रोटीन बढ़ता है, स्वाद भी लाजवाब आता है। और बस लॉजिक मत लगा यहाँ। मैंने कहा नहीं तो नहीं। हमारे यहाँ 40 साल से अरहर की दाल बन रही है और सब ठीक है। तुम अपनी नई नई विधियां यहाँ मत लगाओ, समझी? प्रिया ने मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों में वही बुझी हुई चमक थी। उसने चुपचाप दाल बना ली, अरहर की, बस अरहर की, कोई मिक्स नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। रात को जब सब सो गए, प्रिया ने फोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। नंबर मिलाया अपनी माँ माला का। हेलो मम्मी, मैं। प्रिया बेटा क्या हुआ? तेरी आवाज ऐसी क्यों है, रो रही है क्या? मम्मी यहाँ सब ऐसा है, पता नहीं कैसे समझाऊं। आज दोपहर में मैंने मिक्स दाल बनानी चाहिए, 4 तरह की दालें डाली, लेकिन सास ने ऐसा झाड़ा कि बोली सिर्फ अरहर की दाल बनेगी। लॉजिक मत लगाओ। क्या मिक्स दाल बनाई? ये कैसी बात हुई? शादी के वक्त हमने तो सब पूछ लिया था, क्या खाते हो, क्या नहीं, क्या पसंद है, क्या नापसंद, लेकिन ये तो किसी ने नहीं बताया कि मिक्स दाल भी मना है। हटे भाई। मम्मी अब क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस। बेटा अब क्या करे, शादी हो चुकी है, तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। समझदारी से रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस अपना दिल छोटा मत कर। ठीक है मम्मी। प्रिया ने फोन रख दिया, अपने आंसू पोंछे और सो गई। अगले कुछ दिन वो चुप रही, बस काम करती रही, बातें कम करती, खाना वैसा ही बनाती जैसा बनाने को कहा जाता है। एक दिन उसने राजन को देखा। वो फॉर्मल ट्राउजर के ऊपर स्पोर्ट शूज पहने बैठा था। उसकी शर्ट चमकीली लाल थी। प्रिया से रहा नहीं गया। राजन एक बात बोलूं? हाँ क्या हुआ? तुम अपना फैशन थोड़ा बदलो ना। ये फॉर्मल ट्राउजर पर स्पोर्ट शूज अच्छे नहीं लगते। फॉर्मल शूज पहना करो, और ये चमकीली शर्ट, साधारण शेड्स पहना करो ना, हल्का नीला, हल्का ग्रे, बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बदलने की क्या जरूरत है, मुझे आराम है। नहीं एक बार ट्राई करके तो देखो। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आती हूँ, तुम देखना सब तारीफ करेंगे। प्रिया तुम अपने एक्सपेरिमेंट खाने में करो, मेरे कपड़ों में मत करो। प्लीज राजन, सिर्फ एक बार। इतने में रामकली ने आवाज सुन ली। वो आई। उसके कदमों की आहट से जमीन कांपने लगी। उसकी आंखें प्रिया पर टिक गई। क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस। ज्यादा बदतमीजी आ रही है तुझे। उसे पहनने दे जो वो पहनता है, 40 साल से ऐसे ही पहन रहा है। अब तू आई है फैशन सिखाने? मम्मी जी बदलाव कभी कभी अच्छे होते हैं, फैशन बदलने से। बदलाव, एक्सपेरिमेंट, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, याद रखना। ग्रीन टी, मिक्स दाल, कपड़ों के एक्सपेरिमेंट, कल क्या होगा? किचन का पूरा डिजाइन बदलोगी? मैंने कह दिया नो मीन्स नो, समझी? प्रिया उदास हो गई। उसने सिर झुका लिया। वो वहां से चली गई। राजन ने चुपचाप अपने स्पोर्ट्स शूज पहने और मोबाइल देखने लगा। यहाँ कुछ बदलता नहीं, कुछ भी नहीं। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर घंटी बजी। पड़ोसन गंगा आई थी। घर में घुसी तो नजरें चारों तरफ दौड़ाने लगी। अरे रामकली, ये सोफा तो बहुत पुराने जमाने का है, और ये गद्दे देखे हैं क्या? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनमें रुई के बजाय पत्थर भरे हो। कोई बात नहीं,
जैसा है ठीक है, होने दो। जैसी मर्जी, तब तो ठीक चलती हूँ मैं, मुझे काम है। तुम लोग मजे करो इस सोफे पर। गंगा हंसती हुई चली गई। उसके जाने के बाद प्रिया ने सोचा अब कुछ तो बदले। वो रामकली के पास गई, सोफे की तरफ इशारा किया। मम्मी जी, गंगा आंटी ने सही कहा, ये सोफा ना बहुत पुराना हो गया है और गद्दे भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे गद्दे आते हैं, मोटे मोटे मेमोरी फोम वाले। नींद भी अच्छी आती है और कमर को भी आराम। कोई जरूरत नहीं है। मगर मम्मी जी, ब्रांडेड आते हैं, फायदा होता है। नए सोफे से घर का लुक भी बदलता है। और नो मीन्स नो, बकवास बंद, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, समझी? प्रिया वहीं ठिठक गई। सुबह का समय था। सारा परिवार नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। सिया ने बोर होकर आवाज लगाई, भाभी पराठे कहाँ हैं, भूख लगी है। हाँ हाँ ला रही हूँ, बस 2 मिनट। प्रिया ने सोचा बहुत दिनों से आलू के ही बन रहे हैं, आज कुछ बदलूं। मूली के पराठे बनाऊं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। उसने मूली कद्दूकस करनी शुरू कर दी। तभी तेज मूली की गंध पूरे घर में फैल गई। रामकली ने भौहें चढ़ाई, नाक सिकोड़ी और वो उठी सीधा किचन की तरफ। मूली के पराठे? हैं? तुम मूली के पराठे क्यों बना रही हो? मम्मी जी, वो बस आज मन कर रहा था। हमारे यहाँ सिर्फ आलू के पराठे बनते हैं, सिर्फ आलू के, कोई मूली वूली की जरूरत नहीं है। आवाज सुनकर सिया भी किचन में आ धमकी। उसके हाथ कमर पर थे, आंखों में आग थी। क्या? मूली के पराठे? मुझे नहीं खाने मूली के पराठे, या किसी और चीज के भी नहीं खाते, मुझे सिर्फ आलू के चाहिए। नो मूली, नेवर, नो नो नो। प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चम्मच पटक दिया। उसके चेहरे पर पहली बार विद्रोह झलक रहा था। बस करो, बहुत हो गया। मेरा मन था मूली के पराठों का, मेरा मन, समझ में आता है? रोज रोज एक जैसा खाने से आदमी ऊब जाता है। हमें नहीं पता तुम्हारा मन क्या चाहता है, हमें पता है हमारा घर क्या चाहता है। भाभी अब तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, हद कर दी तुमने तो। राजन ने आवाज सुन ली। वो भी किचन में आ गया, सबकी तरफ देखा और फिर बोला, प्रिया, मम्मी और सिया सही कह रही है, हमारे यहाँ आलू के ही पराठे बनते हैं, बेवजह ड्रामा मत करो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली, चुपचाप आलू कद्दूकस किया, मसाला मिलाया, आलू के पराठे बनाए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। प्रिया रोती रही और पराठे बनाती रही। कुछ दिन बाद प्रिया कहीं जा रही थी। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी, रंग बिरंगी, चमकदार, बहुत सुंदर। रामकली की नजर पड़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या पहन रखा है? क्या बकवास है? हमारे खानदान में बहुएं ये सब नहीं पहनती। मम्मी जी, ये तो आजकल सब पहनते हैं, फैशन है। कोई फैशन नहीं, सही से पहन, गोल्ड पहन, सिर्फ वही गोल्ड जो हमने शादी में दिया था और जो तू अपने घर से लाई थी, बस, बाकी कुछ नहीं। मगर मम्मी जी, ये तो। नो नो नो, गोल्ड पहन, जा बदल, समझी? प्रिया ने आंसू पी लिए, जाकर गोल्ड ज्वेलरी पहनी और चली गई। लेकिन उस दिन उसके मन में कुछ टूटा, कुछ बन भी गया। उससे सोचा, बस अब नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब इन्हें बदल कर रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ और दिन बीते। एक दिन रामकली को कहीं जाना था। उसने अपनी पुरानी साड़ी निकालकर पहनी, वही बोरिंग, वही फीकी, वही 100 बार पहनी हुई। प्रिया ने साहस जुटाया, मम्मी जी, ये साड़ी ऐसे नहीं पहनते, मैं बताती हूँ नए तरीके से पहनना, देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं सीखना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, 40 साल से ऐसे ही पहन रही हूँ। मम्मी जी, एक शर्त लगाइए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे साड़ी पहनकर जाइए। अगर वहां किसी ने तारीफ की तो आप मेरी बात मानेंगी और बदलाव लाएंगी, और अगर किसी ने बुराई की तो आप जो सजा देंगी मैं मानूंगी। रामकली ने सोचा, देर तक सोचा, फिर बोली, ठीक है, शर्त मंजूर, लेकिन देख लेना बुराई हुई तो मैं। डील मम्मी जी, डील। प्रिया ने रामकली को नए अंदाज में साड़ी पहनाई, पल्ला ठीक किया, एक अच्छा सा ब्रॉच लगाया। रामकली आईने में देखकर चौंक गई। वो अलग लग रही थी, बेहतर लग रही थी। वो महफिल में गई। अरे रामकली जी, आज आपने क्या बदलाव किया है? ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है, सच में बहुत स्टाइलिश। हाँ, हमेशा एक जैसा देखा है आपको, आज तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत सुंदर। ये जो पल्ला आपने लगाया है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, किसने सिखाया आपको? रामकली शर्मा गई, लेकिन दिल बहुत खुश हुआ। जब वो लौट कर आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। प्रिया उसकी तरफ देख रही थी। कैसा रहा मम्मी जी? तुम्हारी शर्त जीत गई बेटा, 3 लोगों ने तारीफ की तो मैं जीत गई। अब आपको बदलाव लाने होंगे। हाँ ठीक है, चलो शुरुआत पराठों से करते हैं। आज वही मूली के पराठे बना ले जो उस दिन तूने बनाने थे। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई किचन में गई, मूली कद्दूकस की, मसाले डाले, पराठे बनाए और सारे परिवार ने बैठकर खाए। स्वाद तो देखते ही बनता था। वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। ठीक है, मतलब अच्छे हैं। सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं।
देखा, मैं कहती थी ना बदलाव लाना चाहिए, लेकिन आप लोग मानती ही नहीं थे। सब हंसने लगे। रामकली ने उसके बाद गद्दे बदलवाए, सोफे बदलवाए, घर नया हो गया, एक अच्छा सा बदलाव आया। फिर एक दिन प्रिया ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया, पड़ोसन गंगा को भी। उसने घंटों किचन में कुछ बनाया, फिर प्लेटें सजाई, सब आकर बैठ गए। अरे वाह, पनीर के कोफ्ते लग रहे, बहुत अच्छे। हाँ, मम्मी की बताए हुए रेसिपी पर बने होंगे। प्रिया ने आगे बढ़कर सबकी प्लेट में परोसा, फिर बोली, ये पनीर के कोफ्ते नहीं है, ये है घी के कोफ्ते, चटपटे, मेरा नया एक्सपेरिमेंट। आप लोग तो चटपटा खाना खाते ही नहीं, आज खाकर देखिए ना। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने कांटे उठाए। पहला निवाला मुंह में गया, आंखें बंद हो गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये क्या बनाया है बेटे? कमाल है। घी के कोफ्ते इतने चटपटे मैंने तो आज तक नहीं खाए थे। भाभी ये तो बहुत अच्छी है। अब एक और प्लेट देना बेटा। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चुप हो गए। रामकली ने प्रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में पानी था लेकिन खुशी की। प्रिया बेटा, हमें बदलाव सिखाने के लिए, हमें एक्सपेरिमेंट की अहमियत बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मम्मी जी, हमारे घर की बहू नहीं, हमारे घर की रौनक हो तुम। सबने तालियां बजाई। प्रिया के आंसू छलक आए, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। घी के चटपटे कोफ्ते सबकी प्लेट में ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन दिल सबके गर्म हो गए थे। प्रिया की जीत हुई थी, प्यार की जीत हुई थी और बदलाव की जीत हुई थी। सुबह का वक्त है। निर्मला, जो घर की बड़ी बहू है, सुबह से ही रसोई में जुटी हुई है। निर्मला गैस के पास खड़ी है और कुछ ढूंढ रही है। रसोई काफी बड़ी है, इसलिए निर्मला को सामान ढूंढने में दिक्कत हो रही है। वो कुछ ढूंढते हुए अपने आप से कहती है, अरे बाबा, ये घी का डब्बा कल यहीं तो रखा था, अब कहाँ चला गया? इस रसोई में सामान ढूंढना मतलब सुई ढूंढने जैसा है, कभी इधर रखो कभी उधर, मिलता कुछ नहीं है वक्त पर। निर्मला अलमारियों के पल्ले खोल खोल कर देख रही है। तभी सावित्री रसोई में आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। माँ जी क्या बताऊं, घी का डब्बा ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। सुबह से आधा घंटा तो सिर्फ सामान इकट्ठा करने में निकल जाता है। अरे बहू, तू भी ना जरा आंखें खोल कर देख, ये देख, इस सामने वाली अलमारी में तो रखा है, ठीक तेरे सामने ही तो है। माँ जी, इतनी बड़ी रसोई है हमारी कि चीजें ढूंढने में ही सारा समय निकल जाता है। एक कोने में मसाला है तो दूसरे कोने में तेल, समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी रसोई की जरूरत ही क्या है। घर के बाकी कमरे छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन रसोई तो जैसे पूरा मैदान है। तुझे क्या पता बहू, रसोई बड़ी ही अच्छी लगती है, बरकत होती है। बड़े चूल्हे और बड़ी जगह से मन खुला रहता है। और खाना बनाते समय अब ये फालतू की बातें छोड़ और खाना जल्दी से बनाकर मेज पर लगा, सबको भूख लग रही होगी। निर्मला चुपचाप सिर हिला देती है और खाना बनाने में जुट जाती है। करीब 1 घंटे बाद मेज पर खाना लग जाता है। परिवार के सभी सदस्य रामलाल, नीलेश और सुरभि खाना खाने बैठते हैं। खाना खाकर सुरभि रामलाल कहता है, बेटा जरा भिंडी के साथ खाने के लिए अचार तो ला दे। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अचार का डब्बा लेकर आती हूँ। निर्मला फिर से उस विशाल रसोई की ओर भागती है। वो अलमारियों के पीछे अचार ढूंढने लगती है। उसे याद नहीं आ रहा कि अचार का बर्तन किस कोने में रखा गया था। 5 मिनट बीत जाते हैं, तभी नीलेश आवाज देता है, कहाँ रह गई? अरे निर्मला, अभी तक अचार नहीं आया, खाना ठंडा हो रहा है भाई। आ रही हूँ। अब इस भूल भुलैया में अचार ढूंढना कोई आसान काम है क्या? इतनी बड़ी रसोई है और इतनी दिक्कतें होती है सामान निकालने में, लेकिन पता नहीं माँ जी को कौन सा शौक चढ़ा है इतनी बड़ी रसोई रखने का। बाकी घर में पैर रखने की जगह नहीं है और यहाँ घोड़ा दौड़ सकता है। आखिरकार उसे एक ऊंची शेल्फ पर अचार का डब्बा मिल जाता है। वो हांफती हुई वापस आती है और मेज पर अचार रखती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर नीलेश और रामलाल अपने काम पर निकल जाते हैं। सुरभि भी अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला अब रसोई की साफ सफाई करने वापस आती है। वो झाड़ू उठाती है और कोने कोने में मारना शुरू करती है। उसे पूरी रसोई साफ करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। पसीने से तरबतर निर्मला जब पोछा लगा रही होती है, तभी सावित्री वहां आती है और कहती है, बेटी रसोई साफ कर दी पूरी? हाँ माँ जी, कर दी, लेकिन यकीन मानिए इस रसोई को साफ करना किसी जंग जीतने जैसा है। इतना बड़ा फर्श है कि पोछा लगाते लगाते कमर टूट जाती है। कोई बात नहीं बहू, मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे ये बड़ी बड़ी रसोई देखकर हमेशा बड़ा सुकून मिलता है। घर का दिल होती है रसोई और दिल बड़ा होना चाहिए।
ठीक है माँ जी, आपको सुकून मिलता है तो अच्छी बात है। अब मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। निर्मला अपने कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो कमरा खोलती है, उसकी थकान चिड़चिड़ापन में बदल जाता है। उसका कमरा इतना छोटा है कि उसमें एक बेड और एक छोटी सी अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं समाता। वो बेड पर बैठती है तो उसके पैर दीवार से टकराते हैं। ये देखकर निर्मला कहती है, हे भगवान, ये भी कोई कमरा है? रसोई इतनी बड़ी कर रखी है जैसे कोई महल हो, और ये कमरा इतना छोटा सा है कि मेरा एक सामान भी ठीक से नहीं आता। दम घुटता है यहाँ पे। तभी नीलेश कमरे में आता है और कहता है, निर्मला, जरा अलमारी से मेरे नीले वाले कपड़े निकाल दो, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। निर्मला अलमारी खोलती है। अलमारी कपड़ों से खचाखच भरी हुई है, क्योंकि कमरे में जगह की कमी के कारण सारा सामान इसी एक छोटी अलमारी में ठूसा गया है। जैसे ही वो एक शर्ट खींचती है, बाकी के कपड़े बाहर गिरने लगते हैं। ये देखकर निर्मला गुस्सा होते हुए कहती है, देख रहे हो नीलेश, इस कमरे में इतनी छोटी अलमारी है कि सारे कपड़े और सामान नहीं समाते। रोज का यही नाटक है, एक चीज निकालो तो 10 चीजें गिरती है। हाँ निर्मला, मैं समझता हूँ, खरीदने को तो मैं एक और अलमारी कल ही खरीद लूं, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? कमरे में तो पैर रखने की जगह नहीं बची है। मत खरीदना, बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि वैसे ही तो इतना सा कमरा है, हमारा बिस्तर ही मुश्किल से लग पाता है, तो और सामान कहाँ रखेंगे? माँ जी ने रसोई इतनी बड़ी कर ली है कि बाकी पूरा घर ही छोटा हो गया है। इंसान रसोई में सोएगा क्या? अब माँ की जिद के आगे किसकी चलती है? लाओ कपड़े, मैं तैयार होकर निकलता हूँ। नीलेश कपड़े पहनकर चला जाता है। निर्मला वहीं फर्श पर गिरे कपड़े समेटने लगती है। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली विमला चाची घर आकर कहती है, सावित्री, देखो भाई, मेरा नया घर आखिरकार बन ही गया। कल घर की ओपनिंग है, तुम सबको परिवार सहित आना है। अरे वाह विमला, बहुत बहुत बधाई हो, हम जरूर आएंगे। अगले दिन निर्मला, सावित्री और सुरभि विमला के नए घर की ओपनिंग में जाते हैं। विमला का घर बहुत ही आधुनिक और हवादार बना है। निर्मला घर देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, वाह विमला चाची, आपका घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हॉल, बाप रे, कितना बड़ा है। जब मेहमान आते होंगे तो बैठने में कितनी आसानी रहती होगी। हाँ निर्मला, हमने हॉल और कमरों पर ज्यादा ध्यान दिया है ताकि सबको आराम रहे। आओ रसोई भी देख लो। सब रसोई देखने जाते हैं। रसोई देखकर निर्मला कहती है, विमला चाची, रसोई तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं, सब कुछ पहुंच में है। नहीं विमला, मुझे तो अपनी ही रसोई पसंद है। ये तो बहुत छोटी है, यहाँ तो 2 लोग खड़े हो जाएंगे तो भीड़ लगने लगे। ठीक है बहू, तुम लोग देख लो घर, मैं जब तक बाहर हॉल में बैठती हूँ। सावित्री बाहर चली जाती है। तभी विमला निर्मला से कहती है, निर्मला, तुम्हारी सास को पता नहीं क्या सूझी कि इतनी बड़ी रसोई बना ली। मैंने सुना है कि तुम्हारे कमरे बहुत छोटे हैं, रसोई तो बस उतनी ही बड़ी अच्छी लगती है जितनी जरूरत हो। हाँ विमला चाची, अब क्या कहें, वो किसी की बात ही नहीं समझती हैं। उनके जिद के आगे हम सब बेबस हैं। अच्छा चलिए हॉल में बैठते हैं। सब हॉल में आकर बैठते हैं। तभी विमला सावित्री के पास आती है और कहती है, सावित्री, तेरा छोटा बेटा अमित भी अब बड़ा हो गया है, उसके लिए कोई लड़की देखी क्या? देख तो रहे हैं विमला, पर कहीं बात नहीं बन रही। देख, मेरी एक सहेली है, उसकी लड़की है रूपल, बहुत सुंदर और सुशील है, तू कहे तो बात चलाऊं। अगले दिन विमला रूपल के माता पिता को लेकर सावित्री के घर पहुंचती है। जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। हॉल इतना छोटा कि 7-8 लोगों के बैठने पर वो खचाखच भर जाता है। रूपल की माँ अपने पति की कान में धीरे से कहती है, अरे ये हॉल है या कोई गलियारा? इतना छोटा हॉल, भला मेहमान कहाँ बैठेंगे? चाय नाश्ता के बाद रूपल के पिता कहते हैं, बहन जी, अगर बुरा न माने तो क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आखिर बेटी को यहीं रहना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर सावित्री रूपल के माता पिता को घर दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, ये बड़ी बहू का कमरा है। वे निर्मला का कमरा देखते हैं जो बहुत छोटा है। फिर वे अमित का कमरा देखते हैं, वो भी उतना ही छोटा है। अंत में सावित्री उन्हें अपनी रसोई की ओर ले जाती है। और ये देखिए मेरी रसोई, ये पूरे घर की शान है। बाप रे बहन जी, आपकी रसोई तो बहुत ही बड़ी है। इतनी बड़ी रसोई तो मैंने आज तक किसी के घर में नहीं देखी। हाँ, मुझे बड़ी रसोई का ही शौक है। बहन जी, आपकी रसोई तो बड़ी है, लेकिन इस बड़ी रसोई के चक्कर में आपने बाकी पूरा घर तो बहुत छोटा कर रखा है। इतने छोटे कमरों में तो दम घुटने लगेगा। माफ कीजिएगा, पर हम आपके घर अपनी लड़की नहीं दे पाएंगे। हमारी बेटी इतने छोटे घर में रहने की उसकी आदत नहीं है।
ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। शाम को अमित काम से वापस आता है, तब रामलाल उससे कहता है, बेटा आज तेरे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। क्या? फिर से? पर क्यों? वही पुराना वजह भैया, वो लोग कह रहे थे कि घर के कमरे बहुत छोटे हैं और रहने में दिक्कत होगी। अब इतने छोटे रूम में रखोगे माँ तो कौन सा रिश्ता करेगा। खैर कोई बात नहीं। वैसे माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है, उसका नाम शिप्रा है। क्या? तूने खुद लड़की ढूंढ ली? हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है। कल हम उसके घर चलेंगे उसे देखने। अगले दिन पूरा परिवार शिप्रा के घर जाता है। शिप्रा का परिवार काफी संपन्न है और शिप्रा बहुत ही आधुनिक और अच्छे घर की लड़की है। रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद अमित और शिप्रा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद शिप्रा और अमित की धूमधाम से शादी हो जाती है और शिप्रा बहू बनकर घर आती है। शिप्रा की सास उसका गृह प्रवेश करवाती है। जैसे ही वो अपने छोटे से कमरे में अपना दहेज और सामान लेकर पहुंचती है, वो परेशान हो जाती है और अमित से कहती है, अमित ये क्या है? मैं अपना इतना सारा दहेज और सामान कहाँ रखूं? इस कमरे में तो बेड डालने के बाद खड़े होने की भी जगह नहीं है। फिलहाल तो एक के ऊपर एक सामान रख दो, अलमारी के ऊपर या पलंग के पास। सामान रखने के बाद पूरा कमरा सामान से भर जाता है। पैर रखने की जगह नहीं बचती। अमित और शिप्रा को फर्श पर बिस्तर लगाना सोना पड़ता है क्योंकि बेड पर सामान रखा है। अगली सुबह शिप्रा नहा धोकर सावित्री के पास हॉल में जाती है और कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, मैं सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, निर्मला रसोई में ही है, वो तुझे सब बता देगी। वो रही सामने रसोई। अब शिप्रा रसोई में जाती है। निर्मला वहां पहले से ही सारे मसालों के डिब्बे और जरूरत का सामान निकालकर स्लैब पर रख चुकी है। निर्मला शिप्रा को देखकर कहती है, आओ शिप्रा, ये देखो मैंने सारे डिब्बे पहले ही निकाल दिए हैं। इतनी बड़ी रसोई है कि अगर तुम खुद बैठोगी ढूंढने तो दोपहर हो जाएगी। बाप रे दीदी, ये रसोई है या कोई हॉल? इतनी बड़ी रसोई में तो हमारा पूरा घर बन जाएगा। आखिर इतनी बड़ी रसोई की क्या जरूरत थी? क्योंकि माँ जी को यही पसंद है। अब तुम खाना बना लो, मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। ऐसा कहकर निर्मला बाहर चली जाती है और शिप्रा खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे एक कोने से दूसरे कोने तक नमक और पानी लेने जाने में ही झुंझलाहट होने लगती है। जैसे तैसे वो खाना बनाती है और सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और शिप्रा को नेक देते हैं। शिप्रा रात को अमित से कहती है, अमित मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी रसोई इतनी बड़ी क्यों है और हमारा कमरा इतना छोटा। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। हाँ शिप्रा, माँ और पिताजी ने मिलकर ये घर बनाया था। माँ को बड़ी रसोई का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने उनकी खुशी के लिए ऐसा ही नक्शा बनवाया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये उनका घर है। शिप्रा कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है कि अचानक ढेर सारे कपड़े अलमारी के बाहर गिर जाते हैं। ये देखकर निर्मला गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस छोटे से कमरे ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। काश ये रसोई इतनी बड़ी नहीं होती तो आज हम सबके कमरे बड़े और आरामदायक होते। तभी शिप्रा वहां आ जाती है और ये सुनकर कहती है, दीदी अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। आज इस बारे में अमित से मैं बात करती हूँ। शिप्रा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और रात को वो अमित से बातें करते हुए कहती है, अमित मुझे अपने कमरे में बहुत घुटन होती है। रात को जब हम सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें हमें निकल जाएंगी। क्या हम इस घर का नक्शा नहीं बदल सकते? शिप्रा, तुम समझती क्यों नहीं? ये घर पिताजी ने माँ की पसंद से बनाया था। उनके लिए ये रसोई सिर्फ एक कमरा नहीं, उनका अभिमान है। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। और हमारी भावनाओं का क्या? क्या हमें सुकून से रहने का हक नहीं है? खैर, आप नहीं करेंगे तो मुझे ही करना होगा। अगले ही दिन घर में कुछ पड़ोसन ने नई बहू से मिलने आती है। हॉल इतना छोटा है कि 5 औरतें सोफे पर बैठी है और बाकी जमीन पर बैठी है या खड़ी है। उसमें और भीड़ की वजह से सबका बुरा हाल हो जाता है। तभी विमला कहती है, अरे सावित्री, घर में कम से कम 4-8 लोगों के बैठने की जगह तो होनी चाहिए। इतने छोटे से घर में हम कहाँ बैठेंगे? दम घुट रहा है यहाँ तो। विमला, तुम तो जानती ही हो हमारा हॉल थोड़ा छोटा है, पर दिल तो बड़ा है ना। सुना है तुम्हारी रसोई बहुत बड़ी है पर घर बहुत छोटा। क्या फायदा ऐसी रसोई का जहाँ घोड़े दौड़ सके और रहने के कमरे में पैर फैलाने की भी जगह ना हो। थोड़ी देर बाद सभी औरतें चली जाती हैं। फिर शाम को शिप्रा और निर्मला सब्जियां लेने बाजार जाती हैं। रास्ते में शिप्रा निर्मला से कहती है, दीदी आपने सुना ना आज पड़ोस की औरतें क्या कह रही थी? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। हाँ, पर माँ जी को कौन समझाए, वो बहुत जिद्दी हैं।
दीदी, अगर माँ जी जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अब मैं उन्हें अपनी भाषा में समझाऊंगी। घर लौटकर शिप्रा 2 मजदूरों को बुलाती है और उन्हें कुछ निर्देश देती है। थोड़ी देर बाद मजदूर शिप्रा के कमरे का भारी सामान, उसका बेड और अलमारी उठाकर विशाल रसोई के एक खाली कोने में शिफ्ट करने लगते हैं। सावित्री ये देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है शिप्रा? ये तुम क्या कर रही हो? रसोई में भला कौन बेडरूम शिफ्ट करता है? ये पागलपन बंद करो अभी। माँ जी, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे कमरे में जगह नहीं है, मेरा सामान वहां नहीं आ रहा है। आपकी रसोई इतनी बड़ी है कि यहाँ एक पूरा परिवार बस सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बेडरूम यहीं शिफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ कम से कम हवा तो आएगी। खबरदार जो एक भी सामान यहाँ रखा। रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है, यहाँ सोना बैठना नहीं होता। वापस ले जाओ ये सब। नहीं माँ जी, आप कितना ही चिल्लाएं, लेकिन मैं तो अब यहीं रहूंगी। जब तक मुझे रहने के लिए बड़ा कमरा नहीं मिलता, मेरा बसेरा इसी रसोई के कोने में रहेगा। सावित्री गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। शिप्रा और अमित रसोई में सो जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। रात को 2 बजे सावित्री को अचानक प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है, लेकिन दरवाजा बंद देखकर अपने कमरे में लौट आती है। तब रामलाल सारी बातें समझते हुए कहता है, सावित्री, तुमको कितनी बार समझाया कि रसोई छोटी कर दो और कमरे बड़े बनवा लो, पर तुमने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। अब बहू ने तुम्हारी ही जिद को ढाल बना लिया है। अब भुगतो अपनी बड़ी रसोई का शौक। ये सुनकर सावित्री चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह 7 बजे सावित्री रसोई के बाहर खड़ी चाय का इंतजार कर रही है, लेकिन शिप्रा अभी तक सोकर नहीं उठी है। ये देखकर सावित्री दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तुम लोग उठे नहीं। खाना कब बनेगा? चूल्हा कब जलेगा? तभी शिप्रा दरवाजा खोलते हुए कहती है, माँ जी, अभी तो नींद खुली है, बस इस बड़ी रसोई को साफ करने और फिर नाश्ता बनाने में समय लगेगा। आप आधे घंटे बाद आइएगा। ये सुनकर सावित्री वहां से चुपचाप चली जाती है। अब हमेशा ही सावित्री को चाय और नाश्ता मिलने में देरी होने लगती है। घर का पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। नीलेश और अमित को काम पर जाने में देरी होती है। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता है। सावित्री एक दिन गुस्से में आकर कहती है, शिप्रा, निर्मला, आज के बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी जब तक ये रसोई वापस वैसी नहीं हो जाती जैसी पहले थी। तुम लोगों ने मेरे पवित्र मंदिर को बेडरूम बना दिया है। ऐसा कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और खाना खाना छोड़ देती है। दोपहर बीतती है, रात बीतती है, लेकिन वो एक निवाला नहीं तोड़ती। अगले दिन सुबह तक सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका बीपी लो हो जाता है और वो कमजोरी से बिस्तर पर पड़ जाती है। शिप्रा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, जिद छोड़ दीजिए, कुछ खा लीजिए। आपकी तबीयत खराब हो रही है। हमारी वजह से आपको कुछ हो गया तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बेटा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी रसोई वापस चाहिए। माँ जी, आपकी कीमत हमारे लिए इस रसोई से कहीं ज्यादा है। आप ठीक हो जाइए, मैं अभी अपना सामान वापस शिफ्ट कर लेती हूँ। नहीं शिप्रा, तुम सही कहती हो। रसोई सच में बहुत बड़ी है। आज जब मैं प्यासी रही और मुझे अपनी ही रसोई में जाने से रोका गया, तब मुझे एहसास हुआ कि जगह का सही इस्तेमाल न होना कितनी बड़ी मुसीबत है। माँ जी, आप सच कह रही हैं? हाँ निर्मला, आज मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार की बहू बनकर आई थी। वहाँ मेरी रसोई इतनी छोटी थी कि एक साथ 2 बर्तन भी नहीं रखे जा सकते थे। मुझे खाना बनाने में बहुत जिल्लत और परेशानी झेलनी पड़ती थी। तभी मैंने कसम खाई थी कि जब मेरा अपना घर होगा तो मैं सबसे बड़ी रसोई बनवाऊंगी। लेकिन मेरी वो जिद आज तुम लोगों के लिए दुख का कारण बन गई। सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दोनों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती है। अगले ही दिन घर में काम शुरू हो जाता है। रसोई की दीवारें खिसकाई जाती है। कुछ ही हफ्तों में घर का नक्शा पूरी तरह बदल जाता है। अब हॉल बड़ा और हवादार है। निर्मला और शिप्रा के कमरे बड़े हैं, जहां उनकी अलमारियां और सारा सामान सलीके से रखा है। रसोई भी अब अपनी सही जगह पर सुंदर और व्यवस्थित है। निर्मला कहती है, माँ जी देखिए, रसोई अब भी बहुत अच्छी लग रही है। सब कुछ पहुंच में है और काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। और माँ जी, अब हमारे कमरे इतने बड़े हैं कि हम चैन की नींद सो सकते हैं। घर के इस नए रूप की खुशी में एक छोटी सी पूजा रखी जाती है। विमला और मोहल्ले की बाकी औरतें आती है। विमला घर को देखकर कहती है, वाह सावित्री, क्या बात है। तुम्हारा घर तो एकदम महल जैसा लग रहा है। कमरे भी बड़े हो गए और हॉल में तो अब पूरा मोहल्ला बैठ सकता है।
हाँ विमला, अब जाकर मुझे भी असली सुकून मिला है। रसोई तो पेट भरती है, पर ये बड़े कमरे और खुला हॉल मन भर देते हैं। पूजा के बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। निर्मला और शिप्रा एक साथ रसोई में काम कर रही है और सावित्री बाहर हॉल में अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का सपना देख रही है। वो बड़ी रसोई जो कभी विवाद की जड़ थी, अब एक सुखी और संतुलित परिवार का हिस्सा बन चुकी है।